नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। बरसात का मौसम आरंभ हो चुका है और इस मौसम में पशुधन का रखरखाव किस प्रकार किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर मधुर गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर मधुर गुप्ता जी धामी में वरिष्ठ पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। दर्शकों, जैसे ही हम पशुधन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम गाय का स्मरण होता है और गौ माता के लिए कहा गया है कि यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रणाशनम, कि जिसके स्मरण मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसी संज्ञा गाय के लिए दी गई है। किस प्रकार से पशुधन का रखरखाव हो, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पशुधन की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम गाय का ही स्मरण होता है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पशुधन से हमारा क्या अभिप्राय है। जी, जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, पशुधन मतलब पशुओं के माध्यम से कमाया जाने वाला धन। जी। तो पशुधन में हमारे वो पशु आते हैं जो मानव प्रजाति के लिए या इंसानों के लिए एक आजीविका का या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, स्वयं रोजगार का जो साधन क्रिएट करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी गाय भैंसें हैं, ये दूध उत्पादन करती हैं, तो इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो है साधन मिलता है। भेड़ बकरियां हैं, ये दूध भी देती हैं और मांस भी देती हैं, तो इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनती है। इस तरह से जितना भी सारे हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं या दूसरे पशु हैं, जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पशुओं के जरिए धन का साधन होते हैं, उसे हम पशुधन कहते हैं। जी। जैसा कि आज का विषय है बरसात में इनका रखरखाव, जी, तो हम सर्वप्रथम यदि आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात में हमारा जो किसान, बागवान या जो पशुपालक है जी, वह किस प्रकार से पशुधन का रखरखाव करे ताकि जो है पशु हमारे रोग से ग्रसित न हो सके। जी। इसके लिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के और देश के जो पशुपालक हैं, किसान, बागवान हैं, उनको ये जानकारी मुहैया करवाना चाहेंगे कि आप सभी ये तो जानते ही हैं कि 15 जून से लेके और 15 सितंबर का जो समय होता है, इसको ऑफिशियली बरसात का मौसम जो है डिक्लेयर किया जाता है। जी। तो जनरली जून में प्री मानसून आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जून एंड में या जुलाई के शुरू में मानसून आना शुरू होती है, जैसे कि हमारे प्रदेश में भी लगभग शुरू हो चुकी है। तो ये सारा बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। अब बरसात के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि जून के महीने में तो पहले बहुत गर्मी होती है, मई जून में, और जैसे ही जून एंड होता है या प्री मानसून आता है, मानसून आना शुरू होता है, उस समय वातावरण में मॉइस्चर कंटेंट यानी कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का कम्बिनेशन बनता है तो वो पशु की जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, या बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, रेजिस्टेंस है, उसको ये डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो हमारे पशु हैं वो बड़ी आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इंसानों या पशु बरसात के मौसम में बीमार होने के काफ़ी चांस होते हैं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी, तो रोग आना जो है लाजमी है। तो हमारे पशुपालकों का क्या फ़र्ज बनता है कि बरसात के मौसम में जो कुछ एक कॉमन डिजीज़ हैं, उसके लिए विभाग जो है समय रहते ही मई जून के महीने में टीकाकरण करता है, मुफ्त अभियान चलाता है, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं। जैसे सपोज करो हम कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं कि कोरोना से बचाव रहे, उसी तरह से कुछ रोग हैं जो बरसात में पनपते हैं, तो उसके लिए जो है पहले टीकाकरण कर दिया जाता है। तो हम पशुपालकों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि जैसे जून का महीना है, बरसात में एक बहुत कॉमन बीमारी होती है गलघोटू, जिसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये जनरली भैंसों को तंग करती है और उन क्षेत्रों में तंग करती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है, जैसे नंगल, नालागढ़ का एरिया हो गया, उन्ना का एरिया हो गया, यहाँ पे। तो अगर हमारे पशुपालकों ने जून के महीने में ही इस बीमारी का टीकाकरण करवा लिया है तो उनको अपने पशुओं की जो बचाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पशुधन के अभिप्राय के प्रश्न में उत्तर दिया कि इसमें जो है आपका भेड़ भी आती है, भैंस भी आती है, गाय भी आती है, लेकिन अभी आपने जो रोग के बारे में बताया वो भैंसों से संबंधित बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ये ज़रूरी है नहीं है कि भैंसों को ही लगेगा, वो गाय को भी होगा, भेड़ को भी होगा। तो ऐसे कौन कौन से रोग पनपते हैं बरसात के दौरान जो हमारे पशुधन को
ग्रसित करते हैं, प्रकोपित करते हैं? जी, एक बीमारी तो हमने हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू हमने डिस्कस कर ली। जी। अब दूसरा आता है पशु चेचक। जैसे इंसानों में चेचक होता है वैसे पशुओं में भी चेचक होता है, और पशु चेचक जो है ये अक्सर बरसात के मौसम में अधिक देखा जाता है। जी। इसमें क्या होता है कि जो पशु की लेवटी होती है, जिसको थन बोलते हैं, या दूध ग्रंथियाँ होती है, वहाँ पे धब्बे बन जाते हैं, लाल लाल धब्बे बन जाएंगे, दाग बन जाएंगे चेचक की तरह। तो जो पशु को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं और उसकी दूध की जो क्षमता है वो भी कम कर देते हैं, उसको ज्वर या बुखार भी आता है। तो ऐसे में हम पशुपालकों को सलाह देते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी लक्षण नज़र आता है तो वो जल्दी से जल्दी निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें, या फिर हमारा जो वेटनरी इंस्टीट्यूट है, वेटनरी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे संपर्क करें, उनके नोटिस में लाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको रूल आउट कर सकें। जी। दूसरी समस्या एक बहुत आम होती है कि वैसे तो पशुओं को चोट या खरोंच जख्म कभी भी लग जाते हैं, चोट लग गई, जंगल में चले गए, कांटा लग गया तो ठीक है, चोट लग जाती है, हील हो जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कीड़ों की। जी। पशुओं के जख्म में क्या है कि मक्खियाँ बैठती हैं। जी। बरसात में मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। मक्खियाँ उस पर अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद उसमें मैगट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आपने देखे होंगे पशुओं के जख्म में, स्पेस स्पेस से कीड़े हज़ारों की संख्या में पनप जाते हैं। तो ये बरसात के मौसम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा थनैला रोग है, तो थनैला रोग वैसे तो राउंड द क्लॉक और पूरी ईयर होता है। जी, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस और जो कंटामिनेशन है, ज़मीन पे गंदगी है, वो बरसात में ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन बीमारियों की रहती है। कहने का मेरा, जैसा कि आपने कंटेमिनेशन की बात करी भी, सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब चाहे वो इंसान जो उस पशु से दूध लेने जा रहा है, चाहे वो पशु है, दोनों का ही जो है साफ़ रहना बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पशु, देखिए, हम या तो हरा चारा ला के उनको खिलाते हैं, कई बार हम उनको जंगलों में छोड़ देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, तो कुछ ऐसे कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, जैसे हम हमारी आम भाषा में स्नेल्स को फील कहते हैं, या आपका ये बिच्छू हो गया, तो इस तरह के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो कैसे इनको प्रकोपित करते हैं? जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बरसात के मौसम में। सबसे बड़ी समस्या तो घोंघों की होती है। जो हाई डैम्प एरियाज़ है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, आसपास वाटर लॉक्ड एरियाज़ है, पानी की झीलें हैं या नदियाँ हैं या तालाब हैं, वहाँ पे घोंघों की समस्या बहुत रहती है। तो घोंघे जो है घास में छिपे रहते हैं। तो हम घास काट के लाते हैं और हम अपनी जल्दबाजी में, समझ लें, या ज्ञान के अभाव में सीधे पशुओं को डाल देते हैं, तो उससे वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे ग्रसित करते हैं। तो हमारा पशुपालकों से यही आग्रह रहता है कि कभी भी घास को एकदम काट के पशु को ना खिलाएं, उसे ध्यान से पहले एग्जामिन कर लें कि उसमें कोई कीड़ा पतंगा तो नहीं है, कीट पतंगा तो नहीं है, घोंघा तो नहीं है। कई बार बिच्छू भी छिपे रहते हैं। जी बिल्कुल। घास में बिच्छू छिपे रहेंगे और जैसे पशु घास को खाएगा, बिच्छू अपनी डंक मार के उसकी जीभ पे अटैक कर देगा और पशु की ऐसे में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मकड़े बहुत होते हैं जो बरसात में फसलों में छिपे रहते हैं। टिड्डे जिसको बोलते हैं, हरे हरे टिड्डे, उनका रंग जो है वो एकदम मिमिक करता है घास के रंग से। नाना प्रकार के कीट जिसे हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, नाना प्रकार के कीट। तो हमें जो है घास काट के उसे वैसे एक आधा दिन धूप में सुखा के अगले दिन ही देना है। एटलीस्ट उसका जो कीट पतंगे हैं वो भी स्क्रूटन आउट हो जाएं, अलग हो जाएं, आपकी नज़र में आ जाएं। दूसरे, जो घास में बरसात में मॉइस्चर कंटेंट, पानी की मात्रा बहुत अधिक है, वो भी कम हो जाए। अदरवाइज पशुओं को हाजमे की प्रॉब्लम, यदि थोड़ा सा घास सूख जाए एक दो दिनों में, तो हाँ, एक दिन कम से कम, एक दिन कम जी, आज का काटा हुआ घास, उससे आर्द्रता कम हो जाए, आर्द्रता कम हो जाएगी और कीट पतंगे भी पकड़ में आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जो सर्प होते हैं, सांप जी, वो मनुष्य को भी ग्रसित करते हैं और हमारे पशुओं को तो ज़्यादा ही करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो आप समझते हैं कि कहते हैं ना, धरती इनकी है और ये कहीं ना कहीं निकलते ही हैं, और हमारे पशुओं को तो ज़्यादातर। तो इस तरह से कैसे हमारा जो पशुपालक इसका ध्यान रखे, किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जी, बरसात के मौसम में हमेशा जो स्नेक बाइट के केसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे इंसानों में हो चाहे पशुओं में हो। और जनरली 2-3 प्रजातियाँ स्नेक्स की होती हैं जो बहुत जहरीली होती हैं, जैसे कोबरा, क्रेट, वाइपर। तो इनके द्वारा काटा गया, चाहे इंसान हो या पशु हो, मृत्यु के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिल पाया या एंटी स्नेक वेनम ना मिल पाया। तो बरसात में क्योंकि स्नेक्स बहुत घूमते रहते हैं और आपके जो घासनियाँ हैं वहाँ पे छिपे रहते हैं, तो पशु जब घास खाने जाता है वो बड़ा इनोसेंटली जो है हरे घास को अपने मुंह से चर रहा होता है, और उसी समय जो है स्नेक उसकी जीभ पे आक्रमण कर देता है या पाँव पे आक्रमण कर देता है। कई बार देखा होगा आपने, हरे रंग के सांप होते हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता। वही मैंने पहले भी कहा कि मिमिक कर जाते हैं, कलर के साथ मैच करते हैं, पता नहीं चलता। तो उसमें जो है पशु की तत्काल मृत्यु होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और हमारे पास भी जो ऐसे बहुत केसेस आते हैं बरसात में जिसमें एनिमल डेथ स्नेक बाइट की वजह से हो जाती है। तो इसमें यही हम सुझाव देते हैं कि पशुओं को जब आप खेतों में या अपने चारागाह में चरने के लिए छोड़ें तो आप साथ रहें,
और डंडा या वो कुछ लाठी अपने हाथ में रखें, आगे आगे आप चलें, पहले घास को उससे लाठी से चेक करते रहें, उसके बाद ही पशु को चरने छोड़ दें। डॉक्टर साहब, यदि मान लीजिए इस तरह की जैसे समस्याएं आती हैं तो उस पर कैसे आप लोग त्वरित जो है एक्शन लेते हैं जिससे उस पशु की जान को बचाया जा सके? जी, हमें जैसे ही कोई इंटीमेशन मिलती है कि पशु घास चरते चरते या घास खाते खाते एकदम डाउन फील कर रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रही है या वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली स्नेक बाइट हो सकती है या कई बार ग्रास पॉइजनिंग भी होती है। बरसात के मौसम में जो है कुछ घास ऐसे होते हैं जिसमें जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो वो उसको पॉइजनिंग कर देते हैं। तो एट द फर्स्ट इंस्टांस जिसको बोलते हैं, एकदम पता लगाना मुश्किल होता है कि ये जहरीली घास की वजह से हुआ है या किसी स्नेक बाइट की वजह से या किसी और कीट पतंगे के काटने की वजह से हुआ है। तो हमें डीपली एग्जामिन करना होता है। तो हम जनरली पशु की सबसे पहले जीभ को एग्जामिन करते हैं, वहाँ पे कोई सांप के काटने का निशान या फैंग मार्क मिलता है कि नहीं मिलता है, या टांगों पे देखते हैं। अगर हमें फैंग मार्क नहीं मिला तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है ग्रास पॉइजनिंग हो। तो थंब रूल प्रिंसिपल में जो हमारे बेसिक ट्रीटमेंट होता है, एंटीहिस्टामिन जैसे एविल लगाते हैं, बीकॉम लगा दिया, पेन किलर लगा दिया, वो करके और फ्लूइड थेरेपी शुरू कर देते हैं। और अगर कन्फर्म है कि सांप ने काटा है तो हमें एट द अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी एंटी स्नेक वेनम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने एक फूड पॉइजनिंग की बात करी। जी, तो फूड पॉइजनिंग का किस तरह से हमारे मतलब, क्योंकि देखिए आम किसान बागवान या पशुपालक को नहीं पता लग पाता है, तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे, पशु किस तरह से मतलब वो आगे से रिएक्ट करेगा कि उसे जो है फूड पॉइजनिंग हुई और कैसे उसका रख रखाव होना चाहिए? जो पॉइजनिंग होती है पशुओं में वो दो तरह से हो सकती है। एक तो घास के खाने से, या फिर जो हम उसको फॉडर फीड दे रहे हैं, चारा दाना दे रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। तो घास में तो मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, कुछ काफ़ी जहरीले घास होते हैं, जैसे लाल फूलनू हो गया, नीला फूलनू हो गया, इस तरह से और भी काफ़ी जंगली बूटियाँ होती है कुछ जिसमें जहरीले तत्व रहते हैं, वो उसको पॉइजन कर देते हैं। तो उसको खाते ही जो है सबसे पहले पशु का जो है अपना स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है तुरंत। उसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, सांस उसकी जल्दी जल्दी तेज हो जाएगी, मुंह से झाग आनी शुरू हो जाएगी, कई बार पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, कई बार पशु जो है ज़मीन पे गिर के अपने पेट को लाते मारना शुरू कर देगा, गर्दन गिरा देगा, इस तरह से रहता है। दूसरे क्या होता है कि जो हम फीड दे रहे हैं वो हमने जहाँ पे स्टोर करके रखी है, कई बार गलती से हम अपना पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर के जो कुछ पेस्टिसाइड या खेतों में छिड़काव करने की दवाइयाँ होती है, हम अनजाने में वहाँ रख देते हैं। तो कई बार वो बरसात की वजह से पानी में मिल के उस तरह से कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, या फिर कई बार कोई लीकेज हो जाती है, उस वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो हमें पशुओं का जो है लक्षण देख के वो किस तरह के सिम्टम दे रहे हैं उसी को ऑब्जर्व करके आइडिया लगाना होता है कि किसी तरह की पॉइजनिंग हुई है, फिर हमें फर्दर आगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना होता है। डॉक्टर साहब, कहने का महत्वपूर्ण जो इसमें घटक सामने निकल के आया है कि रख रखाव जो है वो सबसे जो है इसमें बेहतरीन तरीका, बिल्कुल अहम तरीका है जो हमारे पशुपालकों को अपनाना होगा ताकि जो है हमारा पशुधन जो है कम से कम जो है रोगों से ग्रसित हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई रिकमेंडेड फीड बरसात के दौरान जो स्पेसिफिक? देखिए, अगर हम फीड की बात करें तो फीड तो अलग अलग कंपनियां मार्केट में बनाती है और अलग अलग बेनिफिट्स क्लेम करती हैं, अलग अलग प्राइस रेंज और प्राइस टैग पे आती हैं। तो हम इस कार्यक्रम में ना तो किसी कंपनी को बिल्कुल सही, मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया कि चिकित्सक होने के नाते, एक विशेषज्ञ होने के नाते जी हम क्या पशुपालकों को अपने रिकमेंड करते हैं या उनको सलाह देते हैं कि जो अच्छे कृषक हैं जिनके पास अच्छी ज़मीन है वो अपना अनाज भी उगाते हैं, ठीक है, दाना उगाते हैं और खले भी उगाते हैं। तो हमें जो ये संघटक है, अगर हम खुद उगा के फीड अपने घर पे बनाएं तो वो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल और ज़्यादा अच्छी बनती है, क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं अक्सर गांव में ये देखता हूँ, लोगों का होता है कि जी हम दूध तो इतना रुपए किलो, लेकिन जो उससे ज़्यादा तो उसका फीड जो है इसको गाय को करने में हमारा ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। हाँ, देखिए, जब भी कोई कंपनी फीड बनाएगी तो उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी, फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और पशुपालक कह रहता है कि उसके एवज में हमें उतना जो है पैसा नहीं मिलता है। हाँ जी। तो इसके लिए अगर आप खुद बनाएंगे, आपके पास दाना है, आपके पास खलियाँ हैं, आपके पास चोकर है, तारा मीरा है, सीरा है, राब जिसको बोलते हैं, नमक है, तो इन संगठनों से आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं और लोग बनाते हैं। और एक हेल्दी फूड, हाइजीनिक और हेल्दी फूड जो है फीड बनता है। जी डॉक्टर साहब, देखिए जो पशुधन का जो हम, क्योंकि देखिए अंतिम प्रयोग तो एक उपभोक्ता ही करता है जब उससे दूध लिया जाएगा जी। तो क्या बरसात के दौरान, वैसे तो देखिए तो हम बरसात की बात नहीं, सभी मौसमों में ध्यान रखना चाहिए,
जब उससे दूध लेने हमारा पशुपालक जाता है, किसान बागवान, तो कौन कौन सी जो है विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो ये है कि बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि आपकी पशुशाला में हर वक्त गंदगी बिखरी रहेगी अगर आप रेगुलर सफाई नहीं कर रहे क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर से पानी टपक रहा है, दाएं बाएं से पानी आ रहा है, मिट्टी में वैसे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, और आप भी अंदर जब प्रवेश करते हो तो नेचुरली अगर हमारे साथ भी कंटेमिनेशन जाएगी। तो पशुपालक का सबसे पहले फर्ज बनता है कि वो अंदर जब प्रवेश करता है पहले अपने को बिल्कुल साफ सुथरा करके वो अंदर जाए, अपने जो गंदे जूते हैं और गंदे हाथ हैं उनको धो ले, जूतों को साइड में रख ले। उसके बाद जो है पशु का जो थन है, लेवटी जो है, उसको गर्म पानी में हल्की सी पोटाश मिला के या कुछ नमक वगैरह मिला के अच्छे से उसको साफ कर ले ताकि जो बाहर कंटेमिनेशन चिपकी है वो उसमें हट जाए। तीसरी उसकी पूंछ होती है, पूंछ में हमेशा गंदगी चिपकी रहती है। आप दूध दूह रहे हैं, अचानक से पशु पूंछ मारेगा, सारे दूध को गंदा कर देगा, तो पूंछ को भी साफ कर ले और उसको बांध ले। उसके अलावा जो नीचे जो फर्श है उसको आप सबसे पहले साफ कर लें। अगर वो गंदा है, उस पर मलमूत्र है और पशु अचानक से उसमें बैठ जाता है तो सारा इन्फेक्शन जो है उसके थनों में, उसकी लेवटी में एंटर कर जाएगा और उसको मेस्टाइटिस या जो थनैला रोग है उसके लिए आगे वो कर देगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फर्श को साफ की बात करी, तो क्या वो सादे पानी से ही करना चाहिए या कोई उसके अंदर मिश्रण मिला करके? सर देखिए, सबसे अच्छा रहता है कि आप अगर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं लो अमाउंट में तो सबसे सेफ और अच्छा तरीका माना जाता है। दूसरे आप चूने का यूज़ कर सकते हैं, सेफ है। कहने को तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स या क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें कई बार पशुपालक गलती कर देता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा मिला दी तो उससे लेने के देने पड़ जाते हैं, उल्टा पॉइजनिंग हो जाती है, पशु को जहर फैल जाता है, गलती से पशु ने चाट लिया। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम लो अमाउंट में यूज़ करेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। चूना है उससे कोई रिस्क नहीं रहेगा, पोटाश का पानी है उससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेफ़ चीज़ें हैं और जो बड़े अच्छे ढंग से जो है डिसइंफेक्ट कर देती हैं, फर्श को साफ़ कर देती हैं। तो इससे हम साफ़ कर सकते हैं। पहले सूखा झाड़ू दे लिया, उसके बाद गीले से साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर उसको सुखा के वाइपर से या किसी चीज़ से साफ़ कर लिया। हम फर्श को जितना सूखा रखेंगे और जितना मलमूत्र या गंदगी से फ्री रखेंगे, हमारे पशु को जो है बीमारी लगने के चांस या कंटेमिनेशन होने के चांस उतने कम हो जाएंगे। पशु भी स्वस्थ रहेगा और उससे मिलने वाला उत्पाद भी स्वस्थ होगा और जो अंतिम उपभोक्ता उसको प्रयोग करने वाला वो भी स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पशुधन है, पशुओं का स्वास्थ्य और इंसानों का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा है। बिल्कुल सही। पशुओं से इंसानों में बीमारियां बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के पूरक हैं, ट्रांसमिट होते हैं। बिल्कुल हम एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने दूध का बताया कि इसको बिल्कुल सफाई से हमें लेना चाहिए जी। क्या बर्तन का भी कोई स्पेसिफिकेशंस होती है? खुला बर्तन होना चाहिए? कई बार हम देखते हैं छोटी छोटी बाल्टियां लेकर के हमारा किसान बागवान या पशुपालक दूध, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बर्तन की तो बिल्कुल स्पेसिफिकेशन होती है, क्योंकि बर्तन जो है आपका प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए और खासकर बरसात के मौसम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा बदबू और गंदगी चिपकी रहती है। वो कभी आप जितना मर्जी साफ़ कर लो वो कभी साफ़ नहीं हो पाएगा। तो बर्तन हमेशा स्टेनलेस स्टील का हो या किसी मेटल का हो, आयरन का हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का जंग या दरारें या खरोंचे कुछ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और बर्तन ऊपर से खुले मुंह का होना चाहिए, बंद सुराहीदार गले का नहीं होना चाहिए, खुला मुंह होना चाहिए, ताकि जब आप दूध निकालें तो आसानी से उसमें चला जाए। और समतल गोल होना चाहिए जिसको आप साफ़ करने में आसानी से साफ़ कर सके। अगर उसकी अलग चौरस होगा, डब्बे की तरह होगा, अलग अलग उसकी दीवारें हैं, तो उसमें गंदगी कहीं ना कहीं चिपकी रह जाएगी, आप उसको ढंग से साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो या हैंडोलियम एक बोलते हैं जिसको, उस तरह के हो, एल्यूमिनियम के हो, आयरन के हो, वो ठीक है। पर कहने का मतलब थोड़ा खुले हो, साफ हो और किसी भी तरह की जंग या टूट फूट या दरारों से बिल्कुल ग्रस्त ना हो। डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में जो हमारे नवजात पशुओं के आगे बच्चे पैदा होते हैं, जो पशु पैदा होता है, उसके लिए क्या कोई विशेष सावधानियाँ? देखिए, जो बच्चे पैदा होते हैं वो हर सीजन में ही पैदा होते हैं, अराउंड द क्लॉक 12 महीने पैदा होते हैं। ठीक है, सर्दियों में अलग समस्याएं रहती हैं, गर्मियों में अलग रहती हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक आज बरसात का है तो हम बरसात पे बात करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि बरसात में हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से सफोकेशन पशु को वैसे रहती है। जी बिल्कुल, सांस घुटता है या मतलब घुटन होती है। हमें भी देखो बिजली चली जाए तो एकदम घुटन फील होने शुरू हो जाती है, बजाय सर्दियों के किसी और मौसम के। तो जैसे नवजात बछड़ा बछड़ी पैदा होता है तो होता क्या है कि उसके जो नाक है उसमें रेशा फंसा होता है पैदा होते ही। वो एक नेचर का एक रूल है। तो हमारे पशुपालक का सबसे पहले फ़र्ज बनता है कि जैसे बछड़ा या बछड़ी पैदा होता है तो एकदम साफ़ रुमाल से या साफ़ जो टॉवल, हैंड टॉवल होता है छोटा, उससे पशु के नाक को, मतलब बछड़े या बछड़ी के नाक को वाइप कर लें, ताकि उसमें जो रेशा फंसा है, म्यूकस फंसा है, वो बाहर आ जाए, ताकि वो आसानी से सांस ले सके, उसको घुटन ना हो।
ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसको एकदम पूरा का पूरा टॉवल से वाइप कर लें और उसको जो एक हमारी नेवल कॉर्ड होती है जिसको नालुआ भी बोलते हैं, जी बिल्कुल, वो माँ के पेट से जुड़ी होती है, उसको किसी धागे से बांध के और उसको काट लें, माँ के पेट से उसको अलग कर लें। अदरवाइज़ वो फिर अगर जख्म हो गया, कुछ हो गया तो कॉन्टेमिनेशन होगी, बरसात में कॉन्टेमिनेशन होगी तो उसमें पस पड़ सकती है, जख्म में बदबू आ सकती है, मक्खी बैठ गई तो कीड़े पड़ सकते हैं। उसको धागे से बांध के या हमारे किसी विभाग के कर्मचारी को बुला के उसको मैनेज करवा लें और उसको जो माँ के साथ उसका जो जोड़ है उसको अलग कर लें। फिर उसके बाद जब आपने वाइप कर लिया, फिर उस छोटे नवजात बछड़े या बछड़ी को माँ के पास छोड़ दें ताकि वो उसको चाट के एक बॉडी हीट उसको प्रोड्यूस करती है और एक नेचुरल वो एक फिनोमिनन है, एक भावना या ममता जिसको बोलते हैं, वो दोनों तरफ से ट्रांसमिट होती है और बॉडी अपने नॉर्मल फ्लो में आना शुरू होती है। उसके बाद हमें जो बछड़े बछड़ियाँ हैं इनको जो माँ मतलब गाय का, गाय भैंस जो भी है, उसका जो पहला गाढ़ा दूध है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, काल कहते हैं अपनी गाँव की भाषा में, किसान भाई जानते होंगे, काल हम बोलते हैं, वो पिलाना होता है। लेकिन इसको पिलाते हैं वैज्ञानिक तरीके से। जो हमारा नवजात बछड़ा या बछड़ी है उसका जितना भी बॉडी वेट है उसका 10वां हिस्सा पिलाते हैं, वो भी दिन की 3 डिवाइड डोज में। सपोज करो 10 किलो का अगर बछड़ा पैदा हुआ है या बछड़ी पैदा हुई है तो उसको 1 किलो काल पिलाएंगे, लगभग 300-350 ग्राम सुबह, 300-350 ग्राम। आपके कहने का मतलब है कि ममता के भाव में नहीं कि अगर दूध पिलाने के लिए छोड़ दिया तो वो दूध ही पीता रहे, नहीं, अगर ज़्यादा पी लेंगे, कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, अगर वो ज़्यादा पी लेगा तो उसका स्वास्थ्य पहले दिन बिगड़ जाएगा और उससे उसको जो है गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, कई बार मृत्यु हो जाती है, 10 लग जाते हैं। तो वो साइंटिफिक है, बॉडी वेट का 10वां हिस्सा देना है, वो भी 3 डिवाइड डोज में। जी डॉक्टर साहब, बरसात में अक्सर देखते हैं जो ये त्वचा के रोग, स्किन के रोग बहुत होते हैं जी, तो हमारे पशुधन को कैसे ग्रसित करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। फिर बात वही आ गई कि इंसान हो या मनुष्य हो, बिल्कुल बिल्कुल, बरसात का मौसम आएगा, स्किन डिजीज बढ़ेंगे। सबसे जो कॉमन इशू रहते हैं वो रहते हैं फंगल इन्फेक्शन के, और रीजन वही हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और ईचिंग जैसे इंसानों को होती है उनको पशुओं एग्जैक्टली वैसे ही होगी। फर्क कितना होता है कि इंसान जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेता है, डॉक्टर के पास चला जाएगा, अपनी समस्या को बताएगा, पशु बेचारे व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपना रिएक्शन शो करेंगे, खुजलाते रहेंगे, सपोज कहीं खारिश हो रही है तो दीवार से अपने आप को रगड़ेंगे या किसी खूंटे से रगड़ना शुरू कर देंगे, जहाँ भी उनको मिलेगा, अपने हाथ पैर से तो खुजला नहीं पाएंगे। तो वो हमारे पशुपालक को ऑब्जर्व करना होता है, और अगर उसको लगे कि स्किन में किसी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, कुछ रैशेज पड़े हैं या कोई गोल गोल से सर्कल बने हैं या उससे कोई रिसाव हो रहा है, कोई जख्म है, तो तुरंत जो है पशु चिकित्सा अधिकारी की या पशुपालन विभाग के कर्मचारी की मदद लेके सलाह मशवरा करें। सेल्फ ट्रीटमेंट किसी उससे शुरू ना करें। हाँ, साफ़ कपड़े से उसको वाइप कर लें, ड्राई कर लें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। हल्दी लगा लें, तेल लगा लें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है फिलहाल एज ए फर्स्ट एड। पर किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट को अपने आप शुरू ना करें, वो टेक्निकल एक जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट है उसकी सलाह पे करें। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन के अलावा और काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, माइट्स जिसको बोलते हैं, दीमक जैसे लकड़ी में लगती है ना, वैसे पशुओं में जो है माइट्स लग जाती हैं, तो वो काफ़ी तंग करती हैं स्किन में, जिसको चरड़ा बोलते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जैसे हमारे चिड़न जिसको बोलते हैं, तो चिड़न बहुत पशुओं को आपने देखा होगा कि सर्दियों में कम होंगे, बरसात में ज़्यादा होता है। तो ये सारा का सारा इश्यूज रहते हैं और ये मैनेजमेंट से ही आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर और आपको लगता है कि यदि पशु ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है उसमें, तो आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसमें सलाह ले सकते हैं। हाँ, आप सलाह लेके, उनकी सलाह लेके फिर आगे आप फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट करके फर्दर ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बरसात में और कौन कौन सी विशेष सावधानियाँ जो पशुपालक को रखनी चाहिए? हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ आपको बेसिक टिप्स जो हमारे पशुपालकों को देना चाहूँगा। सबसे पहली बात होती है कि बरसात के मौसम में अपनी जो गौशाला है उसकी साफ़ सफाई का और पशु के अपने से स्वास्थ्य का और साफ़ सफाई का पूरा अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी बात, अपने मवेशियों को किसी भी नदी नाले या हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उसके आसपास ना बांधें, ना ही चरने के लिए, पानी पीने के लिए छोड़ें, क्योंकि बरसात में अचानक से खड्डों का, नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो पशुओं के बहने की और मृत्यु होने के चांस बहुत होते हैं। तीसरी बात, गांव में जगह जगह ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बिजली विभाग के, तो बरसात के मौसम में पानी की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट के या करंट के चांस बहुत रहते हैं। तो अपने पशु को ऐसी किसी भी फील्ड में या ग्रास फील्ड में ना भेजें जहाँ पे आसपास बिजली का ट्रांसफार्मर हो, उसका ध्यान रखें। चौथी बात जो है, सांप, बिच्छू, कीड़े पतंगे, इनका भी जो है कहा था, इसका ध्यान रखें। पांचवी चीज़ की, जो हम पशु को पोषण दे रहे हैं वो एकदम संतुलित आहार दें और साथ ही साथ 100% हरा मत दें, हरे के साथ सूखा दें, क्योंकि हरा जो है उसमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो पशु के स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा, उसे दस्त लग जाएगा,
पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगी, टिम्पनी हो जाएगी और पशु की मृत्यु हो जाएगी। जी। फिर इसके अलावा एक बहुत सी जो कॉमन जो एक समस्या देखी जाती है, वो जो पहले हमने एक्टोपैरासाइट्स की बात की, उसके लिए जो है पहले से ही आप अपने पास जो है इंतजाम तो रखें। आपके कहने का मतलब है कि जहाँ तक हम चिकित्सक के रूप में देखें, वो सावधानियां भी रखनी होगी और जो स्वयं सावधानियां हैं वो भी रखनी होगी। देखिए, जी हाँ, परहेज इलाज से बेहतर कहा बिल्कुल जाता सही है। कहा आपने। तो 80% रोल आपका है बिल्कुल सही कहा मैनेजमेंट। जहाँ आपको समस्या है वहाँ चिकित्सक की आपको मदद इसलिए मिलेगी। कहा जाता है कि काउ इज द मदर ऑफ ऑल बींग्स विच गिव्स अस हैप्पीनेस। यदि हम पशुधन का ध्यान रखेंगे तो पशु भी हमारा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।